घर का काम खत्म करने के बाद रिया आराम ही कर रही थी, तभी अचानक से उसके घर की डोर बेल बजी और रिया को मालूम था कि कौन है। दोपहर के 2 बज चुके थे और उसके बेटे राहुल के आने का वक्त भी हो गया था। तो रिया तुरंत अपने दरवाजे पे गई और उसने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा कि उसका बेटा राहुल उदास सा मुंह लिए हुए रिया को देख रहा है। रिया को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया राहुल के साथ जिससे वो इतना उदास है। रिया ने राहुल से पूछा, आखिर बात क्या है, तुम इतने उदास क्यों हो? जिसके जवाब में राहुल ने कुछ भी नहीं बोला और वो चुपचाप से अपने कमरे में चला गया। रिया को राहुल का ऐसा व्यवहार काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा, लेकिन उसको लगा शायद राहुल की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, वो ऐसा व्यवहार कर रहा है। रिया राहुल के लिए खाना बना के राहुल के रूम में लेकर गई और उसने देखा कि राहुल सो गया है। राहुल इतनी गहरी नींद में था कि रिया ने उसको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा और खाना लेकर वापस किचन में रख दिया। रिया फिर से आराम करने लगी, तभी अचानक से उसके स्मार्टफोन में किसी का कॉल आया। कोई अननोन नंबर था। रिया को लगा शायद कोई उसी का अपना है जो कि अननोन नंबर से कॉल कर रहा है, इसलिए रिया ने कॉल उठा लिया और सामने से एक आवाज़ आई, मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। रिया को लगा कोई मजाक कर रहा है, इसलिए रिया ने सामने से कहा कि कौन है जो ऐसी भद्दी सी आवाज़ में ऐसा मजाक कर रहा है। और सामने से फिर से वही आवाज़ आई, मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। रिया को कुछ भी समझ नहीं आया और वो शांति से बैठ गई और उसने फ़ोन कट कर दिया। उसे पक्का यकीन था कि कोई ना कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उसने इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। और फिर से फ़ोन बजा और रिया ने उठाते हुए कहा कि कौन हो भाई, क्यों परेशान कर रहे हो? तुम्हें और कोई नहीं मिला मजाक करने के लिए? अगली बार अगर फ़ोन किया ना तो मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगी। और सामने से जो आवाज़ आई उसे सुन के रिया चौंक गई। हेलो रिया, अरे कैसी बातें कर रही हो? मैंने फ़ोन किया तुम्हें तो तुम मुझे पुलिस में दे दोगी? अच्छा, ऐसा क्या हो गया हमारे बीच? रिया ने नंबर देखा तो नंबर आकाश का था। रिया ने तुरंत माफ़ी मांगी और कहा कि कोई अनजान नंबर से बार बार फ़ोन कर रहा है और अजीब अजीब बातें कर रहा है। आकाश को लगा कि शायद रिया के साथ कोई मजाक कर रहा है और उसने कहा कि अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ घर आके, और अगर कुछ सीरियस मैटर हुआ तो हम पुलिस में भी जाएंगे, इसलिए इतना घबराने वाली बात नहीं है। आकाश की ये बातें सुन के रिया को थोड़ी हिम्मत आई और उसने चैन की सांस ली। दोपहर के 5 बज गए और रिया ने ध्यान दिया कि राहुल अभी भी उठा नहीं है। रिया तुरंत राहुल के कमरे में गई और उसने देखा कि राहुल का दरवाज़ा अंदर से बंद है। रिया दरवाज़ा खटखटाने लगी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। रिया को लगा कि राहुल किसी बात से नाराज़ हो गया है, इसलिए वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। और रिया ने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अंदर से किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। रिया अब घबरा गई, आखिर राहुल ऐसा क्यों कर रहा है? काफ़ी देर बीत जाने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खोला राहुल ने, और अब रिया की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसके दिलो दिमाग में टेंशन हो रही थी। उसने पड़ोसियों से मदद मांगने की सोची, लेकिन फिर उसे लगा कि पड़ोसियों को परेशान करना ज़रूरी नहीं। उसके रिश्ते पड़ोसियों से वैसे भी कुछ खास नहीं थे, इसलिए उसने किसी को भी बुलाना ज़रूरी नहीं समझा। उसने सोचा कि राहुल थोड़ा नाराज़ है और अभी आकाश तो आ ही रहा है, आकाश समझाएगा तो राहुल मान जाएगा। कुछ देर बाद आकाश आया। आकाश ने दरवाज़ा नॉक किया और फिर रिया भागते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए गई और उसने दरवाज़ा खोलते ही आकाश को ये बात बताई। आकाश ने अपने ऑफिस का बैग रखते ही सीधा राहुल के कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ाए और राहुल को आवाज़ लगाने लगा, लेकिन कई आवाज़ लगाने के बाद भी सामने से कोई जवाब नहीं आया। और अब वो रिया की शक्ल देखने लगा कि ऐसा क्या हो गया कि राहुल
दरवाज़ा नहीं खोल रहा। और अब आकाश काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था और उसने 2-3 लातें मार के दरवाजे को तोड़ दिया। और जैसे ही वो दरवाजे को तोड़ के अंदर घुसा तो उसकी जान हलक में आ गई। उसके मुंह से शब्द निकलना बंद हो गए। उसने देखा कि उसका बेटा राहुल पंखे से फांसी लगा के लटका हुआ है। और ये नज़ारा देखने के बाद आकाश वहीं पर पुतला बन के खड़ा हो गया। उसके पास मानो जैसे आकाश मर चुका हो। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था और ना ही उसके शक्ल पे कोई हाव भाव आ रहे थे। रिया भी आकाश के पीछे पीछे पहुंची और उसने ये नज़ारा देखा और उसकी आंखों के सामने भी अंधेरा छा गया। उसका बेटा पंखे से फांसी लगाकर लटका हुआ था। इतना भयानक मंजर आकाश और रिया के लिए काफ़ी ज़्यादा डरावने थे। शायद किसी माँ बाप के लिए इससे भयानक मंजर कोई और हो। इतना भयानक मंजर देखने के बाद रिया फूट फूट कर रोने लगी और आकाश की आंखों में आंसू थे। और उसने रिया से गुस्से में पूछा, ये सब कैसे हुआ? रिया रोने लगी। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने सारी बातें बताई और आकाश काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और उसने कहा कि ऐसा कैसे हो गया? हमारे बेटे ने फांसी लगा ली और तुम्हें पता ही नहीं चला। कैसी बेकार, कैसी नालायक माँ हो तुम। मन तो करता तुम्हारा गला घोट दूं। लेकिन जैसे तैसे आकाश ने अपने जज्बातों को काबू में किया, क्योंकि उसे भी पता था कि रिया भी राहुल की माँ ही है। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। बात कुछ अलग है। रिया पागलों की तरह रोए जा रही थी। आकाश ने पुलिस को कॉल किया और पुलिस आई। पुलिस ने तहकीकात की तो हर सबूत एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रहा था कि राहुल ने खुद फांसी लगाई है। लेकिन 15 साल का राहुल आखिर अपने आप फांसी क्यों लगाएगा और कैसे लगाएगा? बाहर से कोई अंदर आया भी नहीं था। आखिर ये सब कैसे हो सकता है? पुलिस वालों ने कई दिनों तक तहकीकात की और उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिला और आखिरकार उन्होंने इस केस को क्लोज कर दिया। कई साल बीते और रिया और आकाश की ज़िंदगी में अंधेरा हो चुका था। उनकी ज़िंदगी एकदम बेरंग हो चुकी थी। उनकी ज़िंदगी में जैसे कोई खुशी हो ही ना। रिया दिन भर अपने घर में रहती थी और अपने बेटे राहुल को याद करती रहती थी। वहीं पर आकाश ऑफिस का काम ख़त्म करता था, रोज़ ऑफिस जाता था और फिर शाम को आता था। उसकी ज़िंदगी इतनी बेरंग हो चुकी थी कि हर रात उसे आत्महत्या करने के सपने आते थे। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना? अपना इतना लाडला बच्चा खोया था उन्होंने और किसी भी माँ बाप का सबसे कीमती कुछ होता है तो उसका बच्चा ही होता है। और आकाश और रिया ने उसी को खो दिया था। एक रात रिया और आकाश सोए हुए थे। रात के 12 बजे फिर से रिया का फ़ोन बजा और रिया ने कॉल को उठाया और सामने से जो आवाज़ आई उसे सुन के रिया की रूह कांप गई। कहा था ना, जो तुमने मेरे साथ किया उसका हिसाब देना पड़ेगा, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और अभी हिसाब पूरा नहीं हुआ है, तुम्हें अभी और कीमत चुकानी है। ये बात सुन के रिया पसीने से पूरी भीग गई और आकाश को उठाने लगी और आकाश भी उठा। आकाश को रिया ने फ़ोन देते हुए कहा कि देखो कोई फ़ोन पर है और उसने बड़ी अजीब अजीब बातें कही हैं मुझे। आकाश ने फ़ोन देखा और फिर रिया की शक्ल देखी। रिया पूरी पसीने से भीग चुकी थी। लेकिन फिर आकाश ने फ़ोन की तरफ देखा और फिर रिया से कहा कि रिया, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि हमने हमारा बच्चा खोया, लेकिन तुम अब अपने आप को संभालो। ऐसे बार बार टेंशन लोगी तो अब देखो
जितना दुख दर्द तुम्हारे ऊपर बीत रहा है उतना ही मेरे ऊपर बीत रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसे पागलों की तरह हरकतें करें, है ना। रिया आकाश की शक्ल देखने लगी और उसने कहा कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। और फिर आकाश ने बताया कि रिया, कोई इनकमिंग कॉल आई नहीं है और लास्ट इनकमिंग कॉल मेरी ही है शाम के 5:30 की, इसलिए तुम ज़्यादा टेंशन मत लो वरना ऐसे वहम तुम्हें बार बार होते रहेंगे। रिया ने फ़ोन देखा और सच में कोई भी इनकमिंग कॉल नहीं आई थी। ये देखकर रिया के हाथ पैर फूल गए और वो पसीने से भीग गई और रोने लगी और रोते रोते बेहोश हो गई। आकाश काफ़ी ज़्यादा परेशान था। पहले तो उसने अपना बच्चा खोया था और अब उसकी बीवी की हालत ऐसी हो रही थी। आकाश ने प्लान बनाया कि चलो घूमने के लिए चलते हैं। अगर रिया ऐसे 4 दीवारी में बंद रहेगी तो उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहेगी। रिया को रिकवर करने के लिए अगले ही दिन आकाश ने बाहर घूमने जाने का प्लान बनाया और अपनी गाड़ी में रिया को लेकर शिमला की एक खूबसूरत ट्रिप की ओर निकल पड़ा। शिमला की खूबसूरत वादियों में रिया की चेहरे पे मुस्कुराहट आई और रिया के चेहरे पे मुस्कान देखकर आकाश भी थोड़ा खुश हुआ, जैसे उनके जख्मों पे थोड़ा सा मलहम लग चुका। उन दोनों के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान आई थी। आकाश ड्राइविंग कर रहा था और रिया आसपास का नज़ारा देखकर खुश हो रही थी। तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। एक बेकाबू ट्रक आकर आकाश और रिया की कार को टक्कर मार के आगे बढ़ गया और उस हादसे में तुरंत एयरबैग्स खुले और रिया को तकरीबन 30 मिनट बाद होश आया। उसने देखा कि उसके आसपास कई सारे लोग खड़े हैं और रिया जैसे तैसे करके दरवाज़ा खोल के बाहर निकली। जो उसने देखा उसे देखकर उसकी ज़िंदगी में पहले से भी ज़्यादा घना काला अंधेरा छा गया। उसने देखा कि उसका एयरबैग तो खुल गया था जिसकी वजह से उसकी जान बच गई, लेकिन आकाश का एयरबैग नहीं खुला था जिसकी वजह से आकाश के सर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। इतना भयानक हादसा होने के बाद रिया अब जीने की ख्वाहिश ही खो चुकी थी और अब उसके मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी और वो थी मौत। रिया आत्महत्या करने के लिए मेन रोड की गाड़ियों के सामने भागने लगी, लेकिन जैसे तैसे करके लोगों ने उसे बचा लिया। रिया जीना नहीं चाहती थी क्योंकि उसका सब कुछ खत्म हो चुका था। पहले उसका बेटा मारा गया और अब उसका पति। अब उसकी ज़िंदगी में जीने का कोई मकसद नहीं बचा था। वो अपनी मानसिक स्थिति को खो चुकी थी। उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। रिया मुश्किल से 30 साल की भी नहीं थी, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी 65 साल के बुज़ुर्ग जैसी हो गई थी। उसका कोई भी अपना नहीं था। रिया को जैसे तैसे संभाला गया और उसके घर भेज दिया गया। और रात के वक्त फिर से रिया का फ़ोन बजा और सामने से वही आवाज़ आई। कहा था ना, तुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। अब कैसा लग रहा है? रोते हुए रिया ने पूछा कि आखिर कौन हो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? जिसके जवाब में सामने से एक ही आवाज़ आई। मेरा नाम जानना चाहती हो तो बताता हूँ। मेरा नाम है मुकेश। ये नाम सुन के रिया की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। रिया को याद आया कि उसकी शादी से पहले उसे देखने के लिए एक मुकेश नाम का एक लड़का आया था जिसे रिया के माता पिता ने पसंद किया था। लेकिन रिया को वो शादी नहीं करनी थी क्योंकि रिया आकाश से प्यार करती थी और वो उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन वो अपने माता पिता के खिलाफ भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि अगर वो अपने माता पिता के खिलाफ जाती तो उसे प्रॉपर्टी में से
कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए रिया और आकाश ने मिलके उस बेचारे मुकेश को मौत की नींद सुला दिया और आकाश के घर के नीचे बने एक तहखाने में दफन कर दिया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? रिया को उस मरे हुए मुकेश की कॉल कैसे आ सकती है? तभी रिया के सामने से उस आवाज़ ने एक और बात बोली। अगर शादी नहीं करनी थी तो मुझे बताती, मैं तुम्हारे माता पिता से बात करता। लेकिन तुमने मिलके मुझे मार दिया। मेरी गलती क्या थी? मुझे तो अपनी गलती भी नहीं पता। बेमौत मारा गया और मेरे को वहां तहखाने में दफना दिया। ये भी नहीं देखा कि मैं जिंदा हूं कि मर गया। एक हफ्ते तक वहीं पर तड़पता रहा मैं। जिंदा था मैं, मेरी सांसें चलती थी, मेरे को दर्द होता था, मेरे जख्म मुझे रुलाते थे। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। मेरे टूटे हुए हाथ का दर्द मुझे धीरे धीरे मार रहा था, रोज तड़पा रहा था। लेकिन इतना दर्द आखिर किस गलती की सजा मुझे मिली? हाँ, लेकिन आज तुम्हें वही दर्द महसूस होगा। मैं तो मारा गया, लेकिन तुम इसी नरक में चलोगी और मरोगी। ना चाहते हुए भी रिया जी रही थी। उसकी जिंदगी में जीने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन वो फिर भी जी रही थी। रिया के पड़ोसियों का कहना है कि आज भी रात के 12 या 2 बजे रिया की ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आती है और कोई भी रिया को फ़ोन करके पूछता है कि आखिर बात क्या है, तो रिया सिर्फ एक ही जवाब देती है। वो भीख मांगती है कि कोई आके उसे जान से मार दे। छुट्टियाँ एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही हर किसी के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। और ऐसे ही एक दिन मेरा दोस्त ऋतिक और अभिनव, हम तीनों मिलके गए थे शिमला में छुट्टियाँ बिताने के लिए और हमारे पास एक नई कार थी। हम तीनों बहुत खुश थे क्योंकि नई कार भी थी और छुट्टी भी कई लंबे समय बाद मिली थी। हम तीनों बहुत एक्साइटेड थे छुट्टियों के लेके और हम मन ही मन में यही सब सोच रहे थे कि शिमला पहुंच के सबसे पहले स्नो फाइट करेंगे या फिर होटल के रूम की बालकनी में बैठकर कॉफ़ी पिएंगे। हम तीनों आपस में ही बातचीत करे जा रहे थे, तभी अचानक से गाड़ी स्लो हो गई और हमने अभिनव से पूछा, भाई क्या हो गया, गाड़ी स्लो क्यों हो गई? फिर अभिनव ने गाड़ी रोकी, गाड़ी का शीशा नीचे किया और पीछे देखा तो एक टायर पंचर हो गया था। हमने आसपास का नज़ारा देखा तो हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सुनसान सड़क थी वो पूरी और अगल बगल तो कुछ था तो सिर्फ अंधेरा और जंगल। नज़ारा तो बहुत भयानक था, लेकिन अब कर भी क्या सकते थे। हमने अभिनव से पूछा, भाई तुझे टायर बदलना आता है? जिसके जवाब में अभिनव ने हाँ कहा और उसने कहा कि तुम अंदर ही बैठो, मैं ज़रा 10 मिनट में अभी टायर बदल के गाड़ी को आगे बढ़ाता हूँ। और हमने भी हाँ में जवाब दे दिया और हम दोनों पीछे बैठे ही बैठे अपना स्मार्टफोन यूज़ करने लगे और देखते ही देखते 15 मिनट बीत गए। और फिर मैंने पूछा, अरे भाई टायर चेंज हो गया कि नहीं हुआ, हम आए क्या मदद के लिए? और इसके जवाब में कोई भी जवाब नहीं आया। मैंने गाड़ी का शीशा नीचे किया और मैंने देखा कि स्टेफनी और टायर चेंज करने का सामान वहीं ज़मीन पे पड़ा हुआ है, लेकिन अभिनव वहाँ पर नहीं था। मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया कि आखिर ऐसे जंगली इलाके में अभिनव कहाँ चला गया। और मैंने
और फिर मैंने गाड़ी में बैठे हुए अपने दोस्त से कहा कि अरे वो क्या उस साइड है क्या, देखियो ज़रा, यहाँ तो नहीं है, ना ही टायर चेंज कर रहा है, स्टेफनी वगैरह ज़मीन पे ही पड़ी हुई है। और फिर मेरे दोस्त ने भी गाड़ी का शीशा नीचे किया और आसपास देखने लगा, उसे भी वो कहीं नज़र नहीं आया। फिर हम दोनों गाड़ी से उतरे और अपने दोस्त को आवाज़ लगाने लगे, लेकिन कोई भी जवाब सामने से नहीं आया। और अब हम घबरा चुके थे कि आखिर हमारा दोस्त ऐसे जंगली इलाके में कहाँ चला गया। तभी अचानक से अभिनव की चिल्लाने की आवाज़ जंगल के अंदर से आई और हम दोनों घबरा गए। मैंने सेफ्टी के लिए एक पाना ले लिया और मेरे दोस्त ने भी कुछ सेफ्टी के लिए एक औजार ले लिया। हम दोनों भागते हुए उस दिशा में गए जहाँ से अभिनव की चिल्लाने की आवाज़ आई थी और हम उस दिशा में काफ़ी अंदर तक चले गए। और फिर हम भी आवाज़ लगाने लगे कि आखिर एक सुराग मिले कि हमारा दोस्त कहाँ पर है। फिर हमने अचानक से देखा कि हमारा दोस्त अभिनव पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। फिर मैंने अपने दोस्त का मुंह देखा और उसने भी मेरा मुंह देखा और मैंने उससे पूछा, ये अभिनव पागल वगैरह तो नहीं हो गया? मेरे दोस्त ने कहा कि लगता तो शायद ऐसा ही है, वरना इतनी अंधेरी रात में ये पागलों की तरह गाड़ी छोड़ के यहाँ आके क्यों बैठेगा। मैंने अभिनव से कहा कि अबे ओए, पागल वगैरह हो गया है क्या? इतनी रात में टायर चेंज करने के लिए बाहर निकला था ना तू? तो ये सब क्या है ये सब? यहाँ ये बैठने की जगह है कोई, और वो भी रात के कितने बजे है? फिर मैंने स्मार्टफोन निकाल के देखा तो रात के 1 बजे थे। ये रात के 1 बजे तो यहाँ पर बैठा हुआ है, दिमाग हिल गया है क्या तेरा? अभिनव ने कोई जवाब नहीं दिया और उस पेड़ के नीचे बैठा रहा। और अचानक से वो खड़ा हुआ और उसने मेरी तरफ घूरा। उसकी डरावनी नज़र से मैं थोड़ा डर गया क्योंकि उसका घूरना काफ़ी ज़्यादा डरावना था। वो ऐसे घूर रहा था जैसे वो इंसान हो ही ना। मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा और फिर मैंने कहा कि अबे ओए, घूरना बंद कर, समझा क्या? चल जल्दी, हमारे पास टाइम नहीं है, यहाँ फालतू टाइम बर्बाद कर रहा है। हम छुट्टियाँ मनाने आए हैं या फिर यहाँ जंगल में पेड़ के नीचे बैठने आए हैं भूत वगैरह के साथ? और ये बात सुनते ही अभिनव हंसने लगा। और इतने भयानक हंसी सुन के मेरे और मेरे दोस्त के कदम पीछे होने लगे और हमारे चेहरे पे पसीना आ गया। और अभिनव देखते ही देखते उस पेड़ पे चढ़ने लगा और उस पेड़ की डाली से उल्टा लटकने लगा और हमें देखकर हंसने लगा। इतना भयानक मंजर देख के मैं और मेरा दोस्त दोनों घबरा गए और हमारी शक्ल से पसीना टपकने लगा। मैं और मेरा दोस्त काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे और अपने कदम धीरे धीरे पीछे ले रहे थे। और तभी अचानक से अभिनव उस डाली से नीचे उतरा और वैसे ही पागलों की तरह हंसता हुआ अंधेरे में कहीं गायब हो गया। और फिर मैं अपने दोस्त की शक्ल देखने लगा और मेरा दोस्त मेरी शक्ल देखने लगा। हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमारे आँखों के सामने आखिर हुआ तो हुआ क्या। हम दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे, हमारी हलक से आवाज़ें निकल ही नहीं रही थी। हम दोनों भागते हुए वापस गाड़ी के पास पहुँचे और हमने जो देखा वो किसी ज़ोरदार करंट लगने से कम नहीं था। हमने देखा कि अभिनव गाड़ी का टायर बदल रहा है और उसने हमें देखते हुए कहा कि अबे पागल वागल हो गया, इतनी रात में तुम जंगल में घूमने के लिए गए थे क्या? गाड़ी के अंदर बैठा नहीं जाता तुमसे? कोई जंगली जानवर पकड़ के ले जाएगा ना। मैं टार्जन वगैरह नहीं हूँ कि बचाने के लिए आऊँगा। पता है कितना घबरा गया था मैं। ऐसी बातें अभिनव के मुंह से सुन के मैं फिर से अपने दोस्त का मुंह देखने लगा और वो मेरा देखने लगा। हमारा मुंह खुला का खुला रह गया था कि आखिर हम किस पर यकीन करें, अभी जो देख रहे हैं या फिर उस पे जो हम देख कर आए हैं। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और हमने कहा कि अबे हम तो काफ़ी देर से तेरा इंतज़ार कर रहे थे, तो चला कहाँ गया था? जिसके जवाब में अभिनव ने कहा कि
अबे मेरे को तो टॉयलेट लगी थी, मैं यहीं पास की झाड़ी में गया था और वापस आके देखा तो तुम दोनों गायब। और आगे से ऐसा किया ना तो मार मार के सुअर बना दूंगा। चलो अंदर बैठो, सुअर सी शकल वालो। वैसे तो तुम हो ही सुअर, काम तो इंसान वाले करो। मैं और मेरा दोस्त गाड़ी के अंदर बैठ गए, लेकिन आज भी वो हंसी कभी कभी हमारे कानों में दस्तक अपने आप दे देती है।